सर्किट फायर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है? अप्लायंस है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी जी कंडक्टिविटी को सिग्मा से लिखते हैं। अरे वो याद है, ओम्स लॉ था बी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ई इक्वल टू आई की जगह जे और इसकी जगह रो, रो सिग्मा ऐसा कुछ होता था, यहाँ होता था जे बराबर रो सिग्मा ऐसा होता। ये करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कंडक्टिविटी। पावर कंज्यूम बाय अप्लायंस इन एसी। अभी तक हाँ मान लो यहाँ पे कोई अप्लायंस है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर, ये एसी सप्लाई है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट भी आएगा इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई भी अप्लायंस हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, या रजिस्टर इंडक्टर एक साथ हो सकता है, या कैपेसिटर इंडक्टर, या तीनों एक साथ हो सकता है ना। तो ये रजिस्टर है, या अगर यहाँ पे रजिस्टर की जगह इंडक्टर होता या कैपेसिटर होता तो वो कितनी पावर कंज्यूम करता। पावर कौन दे रहा है? एसी सोर्स है ना, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, वोल्टेज बढ़ रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, तो करंट भी बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसकी वजह से पावर कंज्यूम हो रही है अपने अप्लायंस में। तो कितनी पावर कंज्यूम होगी बाय अप्लायंसेस, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो इंडक्टर हो, तो अप्लायंसेस के द्वारा कितनी पावर कंज्यूम्ड होगी अगर सोर्स कैसा है अपना एसी, है ना। अभी तक क्या होता था? अभी तक तो सोर्स ऐसा होता था, बोलो यही होता था। तो पावर कंज्यूम का फॉर्मूला आता था, करंट है तो वी आई, एक फॉर्मूला आता था वी स्क्वायर बाय आर, एक फॉर्मूला आता था आई स्क्वायर, है ना, यही होता था। कोई दिक्कत नहीं थी, वी कांस्टेंट आई कांस्टेंट, वी की वैल्यू फिक्स्ड है 10 मान लो, करंट की वैल्यू फिक्स्ड है फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट करंट, अरे मस्त चिल था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस मान लो 5 ओम, है ना। तो सिंपल मल्टीप्लाई करो वी इंटू आई, पावर मिल जाएगी, कितनी आएगी 20, है ना, 20 वोट। चाहे इससे कर लो, वी कितना है 100, वी का स्क्वायर यानी अरे 10 का स्क्वायर यानी 100, और रेजिस्टेंस कितना है 5, अभी भी 20 आएगी, 20 पंजे 100, अभी भी 20 आएगी। और इससे कर लो चाहे, करंट कितना 2 का स्क्वायर इंटू 5, 4 पंजे 20, चाहे कैसे करो पावर हमेशा सेम आएगी और कांस्टेंट पावर आएगी। 20 वॉट का मतलब है हर सेकंड ये रजिस्टर कितनी एनर्जी खा रहा है 20 जूल, 20 जूल एनर्जी खा रहा है हर सेकंड। तो ऐसा होता था। यहाँ पर क्या है, कभी वोल्टेज ज्यादा है, कभी वोल्टेज कम है, कभी करंट ज्यादा है, कभी करंट कम है, तो वोल्टेज और करंट बदलते रहेंगे, तो पावर भी टाइम के साथ बदलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा तो लिखेंगे इन एसी सर्किट, है ना, इन एसी सर्किट voltage and current vary with time। इन AC सर्किट वोल्टेज और करंट वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, वैल्यू बदलती रहती है इनकी विद टाइम। सो पावर कंज्यूम्ड इन AC सर्किट इज ऑल्सो वेरी विद टाइम। तो पावर कंज्यूम जो होगी वो भी टाइम के साथ बदलेगी। पावर कंज्यूम इज ऑल्सो वेरी विद टाइम। जब पावर कंज्यूम बदलेगी, जो पावर कंज्यूम कर रहा है आपका रेजिस्टर या इंडक्टर या कैपेसिटर, वो बदलेगा। तो
vary with time. It means power consume या power, simple power लिख ले, power depend on time. पावर किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर. सो वी कैन फाइंड, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर. वी कैन फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर, यानी वो पावर जो टाइम के साथ बदल रही है, हम वो पावर निकाल सकते हैं. इंस्टेंटेनियस पावर, वी कैन फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर. अभी रुक जाओ, लिखना मत, लिख लेना, मतलब बाद में थोड़ी देर रुक जाओ, सुन लो पहले. वी कैन फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर, हम पावर निकाल सकते हैं. बहुत अच्छा, बढ़िया. लेकिन अगर पूरे टाइम के लिए हम निकाले, भाई 1 महीने के लिए कितनी पावर कंज्यूम करिए, तुम्हारे घर में कितनी पावर कंज्यूम हुई, तो ऐसा थोड़ी हर क्षण की पावर निकालेंगे और उनको कैलकुलेट करेंगे. तो क्या करना है? सिंपल, इंस्टेंटेनियस पावर को हर टाइम के साथ देख के उसको क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है ना. यानी सीधा सीधा ये है कि आपको पूरे महीने की जो पावर निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, वो क्या करनी है? एवरेज पावर निकाल लेनी है. मतलब हो क्या रहा है? मान लो वोल्टेज बदल रही है. कैसे बदल रही है? 0 से V, फिर माइनस, ऐसे लगातार बदल रही है. प्लस V से माइनस V, प्लस V से माइनस V. करंट भी प्लस I से माइनस I. तो पावर भी ऐसे ही हो रहा होगा कुछ, प्लस P नोड से, प्लस P नोड से माइनस P नोड. तो हम क्या करेंगे? किसी क्षण तो पावर 0 कंज्यूम हो रही है, किसी क्षण पावर P नोट कंज्यूम हो रही है, किसी क्षण फिर से 0 हो रही है, किसी क्षण माइनस P नोट. मतलब माइनस P नोट तो कुछ होता नहीं है, तो मतलब पावर फिर से कंज्यूम हो रही है P नोट. माइनस P नोट इसके सेंस में नहीं होता, दूसरे के में होता है. कैपेसिटर, उसको बताएंगे क्या होगा. तो माइनस P नोट हो रही है, कभी 0 हो रही है, कभी P नोट बाई 2 हो रही है, कभी P नोट बाई 3 हो रही है, मतलब हर क्षण बदल रही है. तो हम देखेंगे कि एक साइकिल में एवरेज पावर कितनी कंज्यूम हो रही है. एवरेज पावर का मतलब कि हम उस पावर को अगर रख लें और फिर एनर्जी निकालें, और फिर हम इंस्टेंटेनियस पावर को रख लें जो बदल रही है लगातार, उससे एनर्जी निकालें, तो दोनों से एनर्जी सेम आए. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप A जगह से B जगह गए गाड़ी से, तो A जगह पे अलग स्पीड आपकी, स्टार्ट करा तो 0 स्पीड थी, फिर कहीं बीच में ब्रेक मारा, फिर स्पीड बढ़ाई, फिर अलग स्पीड, फिर ये स्पीड वो स्पीड. 4 बजे चले थे और 6 बजे पहुंच गए. 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था. ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी? एवरेज स्पीड आएगी आपकी 50 किलोमीटर पर आवर. क्यों? क्योंकि 2 घंटे की जर्नी रही, 2 घंटे की जर्नी रही, डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने 100 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड क्या आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर. क्या रियलिटी में आप 50 किलोमीटर पर आवर से चले थे? नहीं, रियलिटी में तो अलग अलग स्पीड से चले थे. लेकिन उन अलग अलग स्पीड से जो आपने 2 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल किया, और अगर आप 50 से ही चलते लगातार, उस उतनी स्पीड से चलते, तो भी क्या 2 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते? तो हम वो अलग अलग वैल्यू ना लेकर एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं. हम समझने के लिए क्या लेते हैं? एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, है ना. तो वैसे यहाँ पर है कि अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग पावर कंज्यूम हो रही है, पर हमें क्या मतलब? हमें तो ये चाहिए ओवरऑल कितनी पावर कंज्यूम हुई, वो निकालना है. तो क्या निकालेंगे यहाँ पर? द पावर डिपेंड्स ऑन गाइस, सो दैट वी कैन फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर. पर जब हम एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे, फॉर एनर्जी कैलकुलेशन हम क्या लेंगे? एवरेज पावर कंज्यूम. तो पहले तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे. इट इज क्या लिखा? पावर कंज्यूम इन AC vary with time, and power depend on time. ठीक है, पावर कंज्यूम इन AC is also vary with time, so power depends on time, so we can find instantaneous power. तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस पावर होगी कितनी? आसान है. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI. हो गया. V कैसे वोल्टेज है? इंस्टेंटेनियस. करंट कैसे वोल्टेज? करंट. इंस्टेंटेनियस करंट, तो पावर भी कैसा जाएगा? हो गया.
अरे V प्लस आई नहीं कर सकते थे क्योंकि V और I अलग अलग फेज में होते थे। अरे यहाँ पे तो V और I वैसे भी सेम फेज में, पर कैपेसिटर में, इंडक्टर में V और I एक साथ नहीं लिखते थे ना, प्लस नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अलग अलग फेज में पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो V और I को मल्टीप्लाई कर दो, अलग फेज में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर प्लस नहीं कर सकते। प्लस करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में भी वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये क्या? इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है तो इस रूप में आ जाएगा। आर की वैल्यू फिक्स है, तो आर के रूप में अभी आंसर नहीं निकाले हम, तो मेन क्या निकालेंगे? एवरेज पावर। तो नाउ फॉर एनर्जी कैलकुलेशन, एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहे हैं उसके कैलकुलेशन के लिए, फॉर एनर्जी कैलकुलेशन वी विल कैलकुलेट पावर, एवरेज पावर, वी विल कैलकुलेट एवरेज। तो देखो यहाँ पे हम कहीं पे भी लिख नहीं रहे इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि जब कुछ नहीं लिख रहा मतलब एवरेज लिख रहा है, नहीं तो वो इंस्टेंटेनियस लिख रहा है। तो लिख सकते हैं, इसको समझा सकते हैं, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड, ये क्या है? इंस्टेंटेनियस voltage and this is instantaneous current। ठीक है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर, पर हमें चाहिए एवरेज पावर। बस यही टॉपिक कराएंगे आज, एक तो क्वेश्चन करा लेंगे इसके, बस कल करेंगे वो। हो गया? ठीक है, तो एवरेज पावर निकालते हैं।
एवरेज निकालने का एक ही तरीका होता है था, क्या तरीका था? जो पावर, जो चीज लगातार बदल रही है, कोई भी पावर हो, करंट हो, कुछ हो, उसको यहाँ रखो, है ना, यही था, है ना? यस लिखना आता है ढूंढ लो। तो हो गया, पावर है क्या? वी आई अरे ये तो टी ही आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल टाइम ही तो होता है नीचे। एक साइकिल की निकाल लो, हर साइकिल की सेम रहेगी तो वही हो जाएगी एवरेज। पूरे एक साइकिल में अगर एवरेज आ गई 10 तो हर किसी की 10, तो ओवरऑल एवरेज भी 10। मान लो क्लास में सभी बच्चों के 10 नंबर आ गए तो एवरेज कितने हो गए? 10। एवरेज 10 हो गए हैं। 5 बच्चों के 5 नंबर आए, 5 5 5 5, एक दो तीन, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सबका सम करो, 25, कितने बच्चों के? 1 2 3 4 5, वही आएगा। तो जब एवरेज मतलब सेम वैल्यू आती है हर जगह तो वही एवरेज हो जाता है। क्या करें? v की जगह क्या रखें? v नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये तो करंट के लिए है, v और i सेम फेज में। अगर हम कैपेसिटर लेते तो ये हो जाता -π/2, ये ओमेगा टी रहता। इंडक्टर लेते ये +π/2 वे +π/2, ये ओमेगा टी। और अगर हम LR सर्किट लेते तो इसमें सर पाई हो जाता है, LR है ना, तो ये प्लस फाइव हो जाता, +5 हो जाता। और अगर हम RC लेते तो -5 आ जाता, यही होता। तो एक्चुअल में फाई एंगल हम ले लेते हैं किसी के लिए भी, वो फाई की वैल्यू π/2 भी हो सकती है, +π/2, फाई की वैल्यू +π/2 भी हो सकती है। उससे क्या होगा? अगर वो इंडक्टर हुआ तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/2। अगर वो कैपेसिटर हुआ तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -π/2। और रेजिस्टर हुआ तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। LR सर्किट हुआ तो फाई की वैल्यू 5 हो जाएगी। और अगर RC सर्किट हुआ तो फाई की वैल्यू -5 हो जाएगी। तो एक फाई हमने ले लिया। मान लो वोल्टेज की करंट कितना? आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज इससे +5। तो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 5 है। अरे किसी भी सर्किट के लिए आ जाएगा ये 5, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं 5 को बाद में, सॉरी dt। ठीक है, फिर क्या करो? 0 से t इक्वल टू 1/T, 1/T। v नोड आई नोड कॉन्स्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। क्या बचा? 0 से t साइन ओमेगा टी, बोलो साइन ओमेगा टी इनटू में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखना ध्यान से। ये होता है साइन ए कॉस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी। ठीक है। ये क्या है? साइन ए बी, ए प्लस बी। यहाँ ए है ओमेगा टी और बी है फाई, तो यहाँ लगाएंगे साइन ए की जगह क्या जाएगा? ओमेगा टी। ठीक है, और कॉस बी की जगह फाई, फिर प्लस ठीक है डी टी। अब क्या होगा भाई? वी नोड आई नोड अपॉन कैपिटल टी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये डी टी को यहाँ ले आए, डी टी 0 से कैपिटल टी, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई सर वो भी प्लस cos phi भी तो रह गया। हाँ cos फाई, यहाँ
यही आ जाएगा cos फाई dt। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये दोनों ये रहे ये और ये दोनों हो गए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस 0 से लेके कैपिटल टी साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई dt। ठीक है, लिख लो इतना। अच्छा एक मिनट मैं यहाँ बना लेता हूँ, फिर कर लेना पूरा जितना हो रहा है। ये हो जाएगा फिर वी नॉट आई नॉट अपॉन कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और कॉस फाई क्या है? कांस्टेंट। कॉस फाई क्या है? कांस्टेंट। भाई फेज डिफरेंस, मान लो हमने सी सर्किट ले लिया, कैपेसिटर सर्किट ले लिया, तो फेज डिफरेंस आएगा -π/2, तो -π/2 कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। या फिर हमने ले लिया आर सर्किट, रेजिस्टर का सर्किट, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, तो cos फाई की वैल्यू cos 0 यानी 1, cos फाई हो जाएगा 1। अरे फाई की वैल्यू 0 डिग्री तो cos फाई की वैल्यू 1, cos 0 1 होता है ना, तो फिक्स रहेगी वैल्यू, बदलेगी नहीं उस सर्किट के लिए। LR में कुछ होगा फाई, वो फिक्स रहेगा जब तक LR सर्किट हम नहीं बदलेंगे, तो इसलिए पूरे के पूरे साइकिल में फाई की वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो cos फाई को हम बाहर ले सकते हैं, cos फाई को बाहर ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से कैपिटल टी, प्लस यहाँ क्या बनेगा? साइन फाई को बाहर ले लेंगे, साइन फाई को बाहर ले लेंगे। ऐसा करो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि नीचे बनेगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी फॉर्मूला होता है साइन 2 ओमेगा टी। फॉर्मूला एक होता है देखो, 2 साइन ए कॉस ए। साइन के साथ जो एंगल है और कॉस के साथ जो एंगल है अगर ये सेम है तो ये फॉर्मूला बन जाता है साइन ऑफ 2 और जो एंगल है वो। यहाँ पे देखो साइन के साथ कौन सा एंगल है? ओमेगा टी, तो कॉस के साथ कौन सा एंगल है? ओमेगा टी, और बाहर 2 है ये रहा, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 और जो एंगल है वो, यानी एंगल कितना है? ओमेगा टी, तो बन जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, और बाहर साइन फाई है वो हमने बाहर ले लिया, तो बन गया डी टी। ठीक है, हाँ डिवाइड बाय 2 है तो वो बाहर ही ले लिया, कांस्टेंट है। तो वी नॉट आई नॉट लिमिट 0 से कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी, है ना, cos फाई बाहर हो गया। अब इंटीग्रेशन इसका तो डायरेक्ट होता नहीं है, तुम्हें पता है, ये पहले भी बताया था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये लिख लिया था ना आपने, साइन स्क्वायर ओमेगा टी में क्या फॉर्मूला आता है? इसको यहाँ ही लिख देता बताओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या फॉर्मूला होता है? बताया था 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स जो एंगल है ये डिवाइड बाय 2, ये पहले बताया था आरएमएस वाले में, तो वही यूज हो रहा है। तो हो जाएगा वी नॉट आई नॉट अपॉन कैपिटल टी कॉस फाई 0 से कैपिटल टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 अपॉन 2 डी टी। ठीक है, अभी भी इंटीग्रेशन बाकी है, प्लस साइन फाई अपॉन 2, और इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन ऑफ थीटा, इसका इंटीग्रेशन होता है, स्क्वायर नहीं है ये, एंगल है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है। साइन का होता है माइनस कॉस, जितना एंगल है वो सीधा सीधा लिख दो, जो एंगल है वो सीधा सीधा लिख दो। कितना एंगल है? 2 ओमेगा टी, तो एंगल हो जाएगा 2 ओमेगा टी। ठीक है,
और इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टाइम के साथ जो बाकी चीजें हैं उनको डिवाइड में भेज दो। तो बाकी चीजें कितनी है, 2 ओमेगा, तो दिस इज द इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन हो गया साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। ये दोबारा कर रहे हैं हम, पहले भी करा था हमने, 0 से लेके कैपिटल टी तक। अब होगा वी नॉट cos 5, ठीक है। अब इसका फिर से एक और उसमें वो लगेगा ब्रैकेट, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 ऐसे 1/2 dt, अरे 1/2 dt माइनस अपॉन 2, उसको बाहर निकाल दो, माइनस अपॉन 2 है नहीं। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको यहीं बाहर निकाल दो, तो ये आ जाएगा यहाँ आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये रह जाएगा dt 0 से कैपिटल टी, और ये रहेगा कैपिटल टी, ठीक है। प्लस साइन 5/2, और ये माइनस का है, बाहर निकाल दो माइनस, ये माइनस हो गया है ना, ये माइनस है, बाहर निकल गया। और 2 ओमेगा है, ये भी बाहर निकाल दो, 4 ओमेगा हो गया। अब क्या बचा, cos 2 ओमेगा टी, माइनस तो बाहर चला गया, अपर लिमिट रखो, cos 2 ओमेगा टी की जगह जाएगा कैपिटल टी, और फिर फॉर्मूले का माइनस, अपर लिमिट माइनस, फिर लोअर लिमिट, तो इसको 0 रखेंगे, cos 0, अरे 0 ही हो जाएगा, ठीक है सर, कुछ भी कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। cos 5/2 1 है यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, क्या हो जाएगा t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल टी माइनस। अब cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का होता है sin 2 ओमेगा टी, फिर से टाइम के साथ जो है वो नीचे रख देंगे, 0 से कैपिटल टी माइनस साइन ऑफ 5/4 ओमेगा, cos 2 ओमेगा टी है, cos 2 ओमेगा, और टी के क्या रखेंगे, या फिर ओमेगा की जगह रख दो, टी की जगह क्या रखेंगे, टी की जगह 2 ओमेगा रखो, या फिर ओमेगा की जगह 2 रख दो, कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो टी की जगह रख दिए 2 ओमेगा, टी की जगह रख दिए 2 ओमेगा, और cos 0 की वैल्यू 1, ये माइनस और ये 1, cos 0 की वैल्यू रख दी 1, वी नॉट आई नॉट बाई टी cos 5, अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट रखी, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट वैसे यूज नहीं होना चाहिए, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ तो सही है, ओके। अब यहाँ आया माइनस 2 ओमेगा है, इसको बाहर निकाल दो ऐसे। अब रखेंगे साइन ऑफ 2 ओमेगा, और स्मॉल टी के क्या रखेंगे, कैपिटल टी, अपर लिमिट माइनस साइन, लोअर लिमिट रखेंगे 0, ठीक है। माइनस साइन ऑफ 5/4 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, cos 4 पाई बचेगा -1, ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन कैपिटल टी cos 5/2, टी बचेगा यहाँ पे -1/2 ओमेगा, साइन ऑफ 2 ओमेगा, और अभी टी की वैल्यू रखी हमने 2 ओमेगा, है ना, और साइन की वैल्यू 0, साइन 0 0 होता है, माइनस साइन ऑफ 5/4 ओमेगा, cos 0 हो
cos 2 पाई हो, cos 4 पाई हो, सबकी वैल्यू होती है 1 -1। ठीक है, ये हो गया v नॉट आई नॉट बाई कैपिटल टी cos 5/2 इंटू में टी माइनस ये ओमेगा से ओमेगा कट गया 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई -0। ठीक है, और ये हो गया 1 - 1 0, ये पूरा ही 0 हो गया। साइन 4 पाई होता है 0, 0 - 0 0, ये पूरा 0 हो गया। यहाँ से t कटेगा, ये बचेगा v नॉट आई नॉट cos 5/2। बस यहाँ से छोटा सा डेरिवेशन, कुछ नहीं है डेरिवेशन। तो ये इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है तुम्हारा, है भाई? यस सर। इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है सिंपल सा। cos 4 pi sin 4 pi 2 pi 0 होते हैं, 1 होता है cos 4 pi sin 4 pi 0 होता है। हेलो, ठीक है, ठीक ठीक है। ये फाई इसमें ऐड करा है, इसको करंट के फेज में भी ऐड कर सकते हैं, इसमें जो फाई ऐड करा है करंट के पेज में भी ऐड कर सकते हैं, पर हम करंट के पेज को अधिकतर ओमेगा टी लेते हैं। हाँ, वोल्टेज का पेज को जाता है पाई टी प्लस कर देते हैं।
हो गया। तो एवरेज पावर आ गई वी नॉट आई नॉट बाई टी कॉस 5/2 इंटू में टी 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई होता है 0 माइनस 0। तो एवरेज पावर आ गई पूरी एक साइकिल के लिए निकाली है ना हमने 0 से कैपिटल टी तो हर साइकिल में इतनी आई है।
टी इंटू में cos फाई बाय, और ये तो जीरो ही हो गया, टी से टी कैंसिल, तो हो जाएगा वी नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय रूट टू इंटू कॉस फाई। ठीक है, टू को हमने लिख दिया रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, और वी नॉट बाय रूट टू क्या होता है, आर एम एस वोल्टेज, RMS आई नॉट बाय रूट टू RMS ये हो गया एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला हुआ वी आई कॉस फाई। वहाँ होता था वी आई, जो कि वी फिक्स होता था, सेम होता था, पर यहाँ वी आई की जगह क्या है, वी आर एम एस और आई आर एम एस। इसलिए हम एवरेज की बात ज़्यादा नहीं करते, अधिकतर बात करते हैं आर एम एस वोल्टेज और आर एम एस करंट की। घर में कितनी पावर सप्लाई आ रही है, कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी खर्च हो रही है, उसके लिए हम क्वेश्चन आ जाए घर का कि इस घर में इतनी वोल्टेज सप्लाई आ रही है, इतनी वो आ रही है, तो बताओ 30 दिन में कितना खर्चा हो रहा होगा, तो कौन सी करंट की वैल्यू लेके निकाला जाएगा आपसे, आर एम एस करंट। एवरेज पावर में किसका वैल्यू आई है, एवरेज करंट नहीं आया, आर एम एस करंट आया है। तो इसलिए वहाँ पर जब आर एम एस की डेफिनेशन लिखवाई थी ना, तो उसमें लिखवाया था कि आर एम एस इज दैट करंट which would generate the same amount of energy या generate the same amount of heat as generated by variable voltage in the full cycle। पढ़ सकते हो तुम वहाँ से आर एम एस वोल्टेज और आर एम एस करंट की डेफिनेशन। इसलिए यहाँ पर जो एवरेज पावर यानी एनर्जी की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, आर एम एस वोल्टेज और आर एम एस करंट की। ठीक है, तो ये है मेन फॉर्मूला वी आर एम एस पावर, एवरेज पावर इंटू में आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। देखो अगर तुम्हें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए पावर बताओ, वोल्टेज बताओ, करंट बताओ, और मेंशन नहीं किया भाई वोल्टेज के 4 रूप है, वी नॉट, वी आर एम एस, वी एवरेज। क्वेश्चन में पूछ ये कौन सा है, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, आर एम एस, वी नॉट बाय रूट टू, एवरेज। ये एक फिक्स वैल्यू है, और जो हमारे घरों में करंट आता है वो मैक्सिमम इतना रहता है ना, और फिर इसी के अराउंड ऑसिलेट करता रहता है, वी नॉट से माइनस वी नॉट। ये क्या है आर एम एस, ये कितनी वैल्यू होती है इसकी, वी नॉट, ये वाला वी नॉट डिवाइड बाय रूट टू, तो ये बन जाएगा। वी एवरेज की वैल्यू क्या रहती है, एवरेज की होती है, ऑफ कोर्स एवरेज वैसे निकाला जाता है, पर वैल्यू निकाली थी हमने वी नॉट की हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए तो जीरो होती थी वी नॉट की वैल्यू, और हाफ साइकिल के लिए निकाली थी 2 टाइम्स वी नॉट अपॉन पाई, 2 वी नॉट अपॉन पाई, ये आई थी एवरेज हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए जीरो आई थी। और वी की वैल्यू ओमेगा टी है ना, ये मतलब वो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कौन सी वोल्टेज, तो कौन सी माननी है हमें, आर एम एस। क्वेश्चन ने मेंशन नहीं करा कि करंट कौन सा है, तो कौन सा मानना है, आर एम एस। क्वेश्चन ने मेंशन नहीं करा कि कौन सा पावर है, तो कौन सा मानना है, एवरेज। ठीक है, एवरेज ही तो निकाला हमने, और वी आर एम एस, आई आर एम एस, तो ये एवरेज उस आरएमएस के बराबर है पावर की, अगर अरे निकालनी नहीं, हाँ एवरेज आरएमएस आर एम पावर निकलाएगी, तो पहले पावर का स्क्वायर करो, फिर उसको इंटीग्रेट करो, फिर उसका जैसे एवरेज निकालो। इसी अरे पहले बताओ
एवरेज पावर क्यों निकाल, आरएमएस की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ऐसा है, मान लो पावर एवरेज का अगर फॉर्मूला डायग्राम भी बनाए, मतलब पावर का वेव वो बनाए, वेव फॉर्म, जैसे वोल्टेज का बनाए तो वोल्टेज का तो ऐसा आता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस ऐसा आता है, लेकिन पावर का ऐसा नहीं आएगा, वो ऐसा आएगा, वो नेगेटिव नहीं आती पावर। क्यों नहीं आती? पावर का मतलब क्या है? एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड, एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड, तो मतलब वो हमेशा कंज्यूम ही होगी, ऐसा थोड़ी है। ये रजिस्टर है, यहाँ से करंट आ रहा है तो कंज्यूम कर रहा है, यहाँ से करंट आया कंज्यूम नहीं कर रहा। अरे बल्ब तो दोनों ही कंडीशन में जलेगा, चाहे करंट ऐसे आए चाहे कैसा है, बल्ब तो जलेगा ही। बल्ब जलेगा तो एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी खर्च होगी, पावर तो पॉजिटिव ही आएगी और पावर नेगेटिव थोड़ी आएगी। तो इसलिए पावर एवरेज से ही काम चल जाता है। पहले तो हमने वी आर एम एस आई आर एम एस निकालने से पहले तो वी एवरेज और आई एवरेज निकाली थी। माइनस जाता था, वो माइनस से डायरेक्शन को ही तो दिखाता था। हाँ, नहीं माइनस का मतलब ये था कि पहले चार्जेस ऐसे फ्लो कर रहे हैं, अब चार्जेस ऐसे फ्लो कर रहे हैं। तो वी एवरेज क्या, आई एवरेज क्या बताता था? आई एवरेज ये बताता था कि ये रजिस्टर है, मान लो क्यू चार्ज फ्लो करके गए यहाँ से, वो करंट बना, फिर क्यू चार्जेस यहाँ से फ्लो करके गए। मान लो हम कोई एक वो ले लें, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और देखें कितना चार्ज फ्लो करा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो यहाँ से मान लो 10 कूलम चार्ज फ्लो करा, यहाँ से कितना 10 कूलम चार्ज फ्लो करा, नेट चार्ज 0 कूलम फ्लो करा, तो कहेंगे करंट 0 है, एवरेज करंट 0, तो एवरेज करंट 0 आ जाता था इसलिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, पावर कंज्यूम हो रही है 10 जूल, जब यहाँ से आए तो भी पावर कंज्यूम 10 जूल हुई, टोटल हो गए 20 जूल, ऐड हो गया तो यहाँ पे घट जाता था। तो पहले तो हमने एवरेज ही निकाले थे दोनों, पहले तो हमने एवरेज ही निकाला, लेकिन एवरेज से पता लगा कि ये तो 0 हो जा रहा है, फिर हमने उसका जुगाड़ निकाला कि पहले स्क्वायर करो ताकि वो 0 खत्म हो, पहले स्क्वायर करो फिर एवरेज निकालो, और फिर स्क्वायर का जो इफेक्ट आ रहा है उसको खत्म करने के लिए रूट करो, तो उस हिसाब से एवरेज निकाला। आरएमएस भी एक तरीके से एवरेज ही है, लेकिन पी एवरेज में कोई जरूरत नहीं है ऐसे करने की, स्क्वायर करो और ये करो, क्योंकि वो अपने आप में ही पॉजिटिव है हर साइकिल में। जब पॉजिटिव है तो हर साइकिल में तो पॉजिटिव है, मतलब मैं रेजिस्टेंस के संदर्भ में बता रहा हूँ ये सारी बातें, ठीक है। तो हर साइकिल में पॉजिटिव है तो पी एवरेज यही से आ जाएगी, मतलब हमें वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या बोलते हैं उसका नाम, हाँ आरएमएस वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग सर्किट होंगे, जैसे एलआर, एल सर्किट में ना, एल सर्किट में जो ग्राफ आएगा इसका पावर का, वो ऐसा आएगा, तो एवरेज पावर 0 हो जाएगी वहां पे, और तो वो सेंस बनाता है बात को, ऐसे नहीं कुछ भी, वो उस बात को क्या सेंस बनाता है। मान लो सी सर्किट है, उसमें भी 0 हो जाती पावर, ये तुमने वो दिया, होगा क्या, वोल्टेज यहाँ से गई, एनर्जी यहाँ गई, तो एनर्जी खर्च नहीं हुई, रेजिस्टेंस पे तो हीट के रूप में खर्च हो जाती है, इसको हम वापस ले नहीं सकते। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में आ जाती है एनर्जी, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में आ जाती है, अगले साइकिल में ये एनर्जी वापस दे देता है, फिर से एनर्जी आती है, फिर से एनर्जी वापस दे, फिर से एनर्जी। जब एलआर सर्किट होगा मान लो, हाँ एलआर सर्किट होगा, हाँ उसमें भी तो जैसे रेजिस्टेंस है, उसमें भी तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है वहाँ पे, और ऐसे रूप में बदल रही है जहाँ से वापस नहीं आ रही, यहाँ ऐसे रूप में बदल रही है जहाँ से वापस ला सकते हैं, तो वहाँ पे एवरेज पावर 0 नहीं होगी। कहाँ पे? एलआर सर्किट देखो, ओनली आर सर्किट में तो एवरेज पावर 0 हो जाएगी, नहीं ओनली आर सर्किट में तो कंज्यूम होगी, ओनली एल सर्किट हो तो भी कंज्यूम नहीं होगी, क्योंकि क्या होगा, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, फिर जब वापस आएगा तो ये यहाँ जाए वापस चली जाए, फिर आ जाएगी, फिर स्टोर हो जाएगी, स्टोर होके खर्च नहीं होगी, वापस आएगी। तो इसमें भी पावर का 0 आता है, इसमें पावर क्या आती है, 0 आती है। एलआर सर्किट में तुमने बात करी, तो एलआर सर्किट में आर की वजह से खर्च होगी, इसकी वजह से थोड़ी कंज्यूम हो जाएगी, मतलब वो हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी, तो दोनों काम होंगे, ऐसा नहीं है 100% पावर खर्च होगी, तो सारी खर्च होगी, हाँ होगी, क्योंकि आर है ना, आर की वजह से, ये आइडियल बात है। 0 नहीं होगा क्या मतलब पावर 0 नहीं होगी, हाँ पावर मतलब कंज्यूम नहीं होगी, हाँ खर्च नहीं होगी पूरी तरह से। तो लिख लो पहले तो, इफ नॉट मेंशन
if not mention whether it is peak value, instantaneous value, average value या RMS value. It is peak value, instantaneous value, average value or RMS value. अगर नहीं मेंशन है then for current and voltage we take VRMS and IRMS, and for power we take P average. पावर के लिए हम RMS लेंगे, RMS हम निकालेंगे नहीं पूरे चैप्टर में. पावर के लिए हम क्या लेंगे? P एवरेज लेंगे. ठीक है. component current, voltage, cos phi, power consumed. cos phi को हम बोलते हैं पावर फैक्टर. क्वेश्चन यहीं से आता है पावर फैक्टर से. मैंने 2-3 साल के क्वेश्चन देखे यहीं से थे हरियाणा बोर्ड में पावर से. ठीक है. कंपोनेंट मान लो है LR सर्किट. कौन सा सर्किट है? LR सर्किट. LR सर्किट में करंट कौन से करंट को तो हम यही मानते थे I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी. वोल्टेज क्या होता था? बोलो. वोल्टेज क्या होता था? करंट पीछे रहता था इसमें. अरे इंडक्टर हमेशा करंट को अपोज करता है, तो करंट पीछे रहता है तो वोल्टेज आगे रहेगा. तो बन जाएगा साइन प्लस फाइव. LR सर्किट है. केवल L सर्किट होता था प्लस पाई बाई 2 होता. अरे LR है ना, तो यहाँ होता था ऐसे कुछ V नहीं जाइयल वाला बनाते हैं. इसकी जरूरत है. हाँ इसकी जरूरत. यहाँ होता था R, यहाँ होता था जाइयल और यहाँ होता था Z इम्पीडेंस. और फिर हम यहाँ बनाते थे यही जाइयल को बनाते थे. ये होता था फाइव. R ये करंट का फेज ये होता था है ना I नॉट. करंट का फेज ये होता था. इंडक्टर का फेज वोल्टेज का फेज यहाँ होता था और ओवरऑल सर्किट का फेज यहाँ होता था. Z होता था इम्पीडेंस यानी पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस. Z की वैल्यू क्या होती थी? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस IL का स्क्वायर. ठीक है. पावर फैक्टर क्या है? cos फाइव. पावर फैक्टर क्या है? cos फाइव. cos फाइव की वैल्यू बताओ यहाँ से. cos फाइव क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस. बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस कितना है? R. अरे I नॉट तो वैसे ही बताया दिखाया है कि भाई ये करंट वाला फेज है तो यार तो cos फाइव की वैल्यू हो गई. तो यही है cos फाइव की वैल्यू. cos फाइव की वैल्यू क्या है? R अपॉन Z. तो पावर कंज्यूम हो जाएगी VRMS IRMS इंटू R बाय इंटू R अपॉन Z. ठीक है. और Z की वैल्यू ये रही. Z की वैल्यू ये रही. अब आ जाओ अगले पे.
अगले पे, कौन सा? आर सी। यहाँ क्या आएगा? आर, सॉरी, यहाँ आएगा आर, यहाँ आएगा जाई सी, यहाँ आएगा जेड, यहाँ आएगा जाई सी, ये होगा 5। और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, तो करंट क्या रहेगा? वही आई नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज वी नॉट -5, वोल्टेज पीछे जेड के फेज में है ना। यहाँ क्या रहेगा? आर, देखो cos फाई है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आर अपॉन जेड, बस जेड की वैल्यू बदल गई, बाकी सेम ही है, सेम। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ जाओ, ओनली एल सर्किट ले ले, ओनली एल सर्किट, केवल एल सर्किट। तो जेड कितना होगा? जाई एल, अरे सर्किट का रेजिस्टेंस जाई एल है इस बार। करंट क्या हो जाएगा? यही वोल्टेज, हाँ, π/2, इस बार π/2 है, बोलो इस बार π/2 है, cos फाई। देखो दो तरीके से बताता हूँ, एक तो ये वाला फॉर्मूला R/Z, Z तो है कितना? Z होता है सर्किट का रेजिस्टेंस, लेकिन R है रजिस्टर का रेजिस्टेंस। R कितना है यहाँ पे? R होता है रजिस्टर का रेजिस्टेंस, ये कांटे वाला जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, इसका रेजिस्टेंस को बोलते हैं R। 2 ओम 3 ओम जिसकी वैल्यू होती थी रो एल अपॉन ए, वो वाला R। तो उस वाले R की क्या वैल्यू है यहाँ पे? यहाँ है ही नहीं वो, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो पावर फैक्टर कितना हो गया? 0। अरे 0 अपॉन जाई एल रखोगे जेड की जगह तो 0 ही आ जाएगा। सर इस बार अब दूसरे तरीके से देख लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट, दूसरे तरीके से देख लेते हैं, दूसरे तरीके से, इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ हम रखेंगे आई नॉट को, अरे मैं वो वाला बना रहा हूँ, अभी मैंने ये रेजिस्टेंस वाला बनाया है, यहाँ पे वोल्टेज वाला बना लें। वोल्टेज वाले में करंट रखते थे यहाँ पर आई नॉट, और वोल्टेज यहाँ रखते थे वी नॉट एल, वी नॉट एल, या वी नॉट सीधा रख देते थे वहां पे, वहां एल मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अकेला इंडक्टर ही होता था। तो जो नेट वोल्टेज आता था वो यही आएगा, नेट वोल्टेज आएगा, यही आएगा। तो करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? π/2। अरे यही तो, यहाँ पे करंट कितना है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ कितना वोल्टेज? यहाँ पे प्लस π/2, यानी इसके और इसके बीच का फेज डिफरेंस कितना? π/2। यहाँ देखो, इसके और इसके बीच का फेज डिफरेंस फाई है, इसके और इसके बीच का फेज डिफरेंस फाई है, हाँ -5 है। एक्चुअल में जो ये है ना, ये पावर फैक्टर है क्या? cos फाई, और फाई क्या है? वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस है, वही पावर फैक्टर है। तो वोल्टेज और करंट का कितना फेज डिफरेंस है यहाँ पे? π/2। तो cos फाई की वैल्यू π/2, तो cos π/2 कितना हो जाएगा? 0। इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, R/Z वाले फॉर्मूले से भी, या फिर cos फाई, और यहाँ पर cos फाई कितना है? π/2, 0। यहाँ पर cos फाई है, मतलब -5 कह लो, यहाँ पर cos फाई +5 है। तो पावर कितनी हो जाएगी? पावर कंज्यूम 0 हो जाएगी। ये वही है, बताया था अभी इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर कर लेगा ये। अगला ओनली कैपेसिटर, ओनली कैपेसिटर है तो Z की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा?
जाइसी, जाइसी, करंट यही रहेगा, वोल्टेज आ जाएगी वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, वोल्टेज पीछे है। आर बाई जेड फॉर्मुलेस करें तो आर तो जीरो है, जाइसी इक्वल टू जीरो, या फिर कॉस फाई, फाई की वैल्यू यहाँ माइनस पाई बाई 2 है तो जीरो हो जाएगी, ठीक है, जीरो हो जाएगी और ये जीरो। तो कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर हो जाती है इस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म। तो इसलिए एनर्जी स्टोर मतलब एनर्जी खर्च नहीं होती, उससे आती है वो स्टोर कर लेता फिर वापस भेज देता अगले उसमें, या वापस यूज कर लेता है अगले उसमें। बताओ रजिस्टर ओनली, करंट और उसका फेज सेम रहेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जेड की वैल्यू क्या आ रही है तो है ना रजिस्टर, और फॉर्मूला हो जाएगा आर बाय जेड, तो आर बाय आर, आर बाय जेड यानी आर बाय आर, और आर बाय आर यानी 1, आर बाय आर यानी कि 1। दूसरे तरीके से देखो, इन दोनों के फेज डिफरेंस कितना है, ओमेगा टी जीरो है, जीरो। दोनों का ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी है ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस जीरो, तो cos 0 1, cos फाई क्या होता है, फाई इज द फेज डिफरेंस, तो cos 0 1, उस तरीके से भी 1 आएगा। और यहाँ पर आएगा पावर का, देखना वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। चैप्टर 3 में फॉर्मूला था पावर का V इंटू आई, यहाँ पर है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस रेजिस्टेंस के लिए, वहां पर रेजिस्टेंस के लिए था V इंटू आई, यहाँ है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, क्योंकि जो वो है पावर फैक्टर है वो 1 हो गया यहाँ पर, पावर फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे 1, तो मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगी यहाँ पे। अरे वो पावर फैक्टर क्या बताता है तुम्हें, ये जो आपका आर बाय जेड है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ये पावर फैक्टर क्या बताता है, ये बताता है किसी भी सर्किट में किसी भी अप्लायंस में किस तरह से पावर, जैसे इसमें तो पावर खत्म ही यूज ही नहीं हो रही, तो पावर फैक्टर हो गया जीरो, कॉस फाइव जीरो है इसका, है ना, इसमें भी पावर जीरो है, लेकिन इसमें मैक्सिमम पावर यूज हो रही है, इसलिए कॉस फाइव की वैल्यू मैक्सिमम है जो कि है 1, लेकिन इसमें मैंने अभी अभी बात करी तुमसे, रेजिस्टेंस की वजह से पावर खर्च होगी पर इंडक्टर की वजह से नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं बीच का खेल रहेगा, तो इसलिए इसमें पावर फैक्टर 1 नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, 0 और 1 के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर 0 और 1 के बीच में, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर है, ये है पूरा, देख लो जल्दी।